नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के बारे में बात कर लिया था। अब हम चलते हैं इसके आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसका जो PDF है आपको वहीं पर डेली मिलता रहेगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, आप जानते हैं। तो जो 22 मार्च 2021 का विश्व जल दिवस था, उसी के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किस लिए? ताकि जो केन और बेतवा नदियां हैं उनको एक दूसरे से जोड़ा जा सके। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी जो नदियां हैं, कुछ हिमालयी नदियां हैं और कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। कई बार ऐसा होता है, और ये भी आप जानते हैं कि हमारे देश में अधिकांश वर्षा जो होती है वो मानसून से होती है। मानसून की वजह से जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनमें जल आधिक्य आ जाता है, जलाधिक्य होता है, पानी बहुत ज़्यादा। और जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें जो मानसून सीजन को अगर छोड़ दें तो उनमें जलाभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार ने लगभग 30 ठीक है, रिवर लिंक के बारे में सोचा है कि नदियों को हम जोड़ करके इनको जो समस्याएं हैं बहुत सारी उनको हम दूर कर सकते हैं। एक तो बाढ़ की प्रॉब्लम की समस्या, दूसरा कि कई इलाके जो यहाँ पर सूख जाती हैं नदियाँ, इससे सिंचाई वगैरह दुष्प्रभावित होती है, तो इनसे भी निपटा जा सकता है। ये आपका मेंस का भी टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये पहला प्रयास शुरू हो रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से। जो हमारा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोग्राम है NRLP, इसी का एक हिस्सा है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बारे में हम समझ लेते हैं। और इस बार के बजट में भी लगभग 1400 करोड़ रुपए केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए सरकार ने अलॉट भी किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान NPP के तहत देश की पहली नदी जोड़ो ये परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके बारे में और डिटेल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये MP का मैप आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश का। और यहाँ पर अगर आप UP से देखेंगे तो इस प्रकार का है। ये है ललितपुर। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे आप तो ये है केन रिवर। ये है केन रिवर जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के जाती है। तो आपका एक सवाल यही बनता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के कौन सी नदी गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पर ये है बेतवा रिवर जो कि ललितपुर से बाउंड्री बनाते हुए MP और ललितपुर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। और ये दोनों जो नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना की सहायक नदियाँ हैं, केन और बेतवा। इसमें क्या होगा, जो केन का पानी है वो बेतवा में ले जाया जाएगा। यहाँ पर ये केन बेतवा लिंक है, और इसके लिए यहाँ पर एक डैम भी बनाया जाएगा। यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व, इसी के पास में दौधन गाँव है, यहाँ पर एक दौधन डैम भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो यही है केन बेतवा लिंक परियोजना। थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ये जो परियोजना है, दोनों ही जो नदियां हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और इसमें जो केन नदी है उसमें ज़्यादा पानी होता है, तो जलाधिक्य केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। और इस परियोजना के तहत जो छतरपुर जिला है MP का, वहाँ पर दौधन गांव में एक बांध का भी निर्माण किया जाएगा। और फिर एक नहर के माध्यम से केन का जो पानी है वो बेतवा में भेजा जाएगा। 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। अब चरण यहाँ पर ध्यान नहीं रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ देखिए। परियोजना से लगभग हर साल 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। पेयजल की भी आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। लगभग 62 लाख आबादी के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हाइड्रो पावर और सोलर पावर दोनों का ही प्रोडक्शन किया जा सकेगा। 103 मेगावाट तो पन बिजली बनेगी हाइड्रो पावर, और 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेट होगा। इससे लाभ किसको किसको होगा? तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, 4 ज़िले आप देख रहे हैं, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन। तो UP के आप जरूर ध्यान रखना, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। क्लियर? केन और बेतवा नदियों के बारे में अगर बात करें तो दोनों ही इंटर स्टेट नदी हैं, क्योंकि MP से निकल करके UP में जाती है ये दोनों ही नदियाँ। अगर केन नदी का उद्गम की बात करें तो उद्गम इसका होता है कटनी जिला में, MP के कटनी जिला में। और जो बेतवा नदी है वो, बेतवा नदी का उद्गम जो होता है वो रायसेन जिला में है। ठीक है, तो केन नदी का उद्गम कहाँ पर है? कटनी में, और बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला में है।
और ये जो केन नदी है वो उत्तर प्रदेश में जा कर के यमुना से मिल जाती है, और बेतवा का भी सेम है। क्लियर? चलिए आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। तो यहाँ पर ईपीटी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था जो है वो हमारे 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आता है। पुलिस किस में आता है? राज्य सूची में आता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और दूसरी बात कि आप जानते हैं इसमें डीएम होता है एक ज़िले में, और एसपी वगैरह होते हैं। तो अब यहीं पर क्या होती है, पावर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली में क्या होता है कि कुछ जो डीएम की पावर होती है वो किसको दे दी जाती है? कमिश्नर को दे दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए उत्तर प्रदेश में कहाँ किन किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, ये आपका मेंस का टॉपिक बनता है। तो यहाँ पर पीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 4 जिले हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और कानपुर। इन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या होता है एक्चुअल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है इसमें पुलिस कमिश्नर के पास कुछ जो डीएम की पावर होती है वो इनके पास आ जाती है, जैसे कि देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थ, इन मामलों में वो डायरेक्ट कार्रवाई कर सकता है। कुछ सीआरपीसी की धाराएं हैं जैसे 107, 116, 144, 145, इनका क्रियान्वयन भी पुलिस कमिश्नर कर सकता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने बात कर लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, और इस बार के बजट 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन ये बनाया गया है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना, इसके लिए एक गठबंधन किया गया एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि सिम्हाद्री एनटीपीसी, ठीक है, यहाँ पर, और ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके बीच में एक गठबंधन हुआ। इसमें क्या हुआ गठबंधन कि जो ये ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से जो ऊर्जा जनरेट होगी उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर जो सिम्हाद्री में जो एनटीपीसी का गेस्ट हाउस है उसे ऊर्जा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो माइक्रोग्रिड परियोजना है ये कहाँ पर शुरू की जा रही है, ये है एनटीपीसी सिम्हाद्री। क्लियर? नेक्स्ट है पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, बेस्ट टूरिज्म विलेज का इसे दर्जा मिला है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मतलब एक ये भी है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो पोचमपल्ली ये गांव कहाँ पर है? तो ये जो गांव है, अच्छा हाँ, शुरू से देख लेते हैं। अभी UNWTO की महासभा का 24वां सत्र हुआ था 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में मैड्रिड स्पेन में 2021 में। जब स्पेन में आयोजित हुआ तो इसमें 32 देशों के लगभग 44 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसमें हमारा जो पोचमपल्ली गांव है वो भी इसमें शामिल है। पोचमपल्ली गांव कहाँ पर है? तेलंगाना के नालगोंडा जिले में। पहले आता था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तेलंगाना अलग हो गया तो अब ये तेलंगाना में आता है। पोचमपल्ली केवल इसी के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ों के लिए फेमस है। इसे सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साड़ियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए एक अनूठी शैली है वहाँ पर इस साड़ी को बुनने की, उसको कहते हैं इकत। क्या कहते हैं? इकत। ठीक है, और ये जो साड़ी बुनने की इकत शैली है इसे जीआई टैग भी मिला है 2004 में। पोचमपल्ली और भी किस चीज़ के लिए फेमस है? भूदान मूवमेंट के लिए। ठीक है, भूदान मूवमेंट जो कि आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में चलाया गया था, और 1951 में 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए सरकार ने तो 3 गांव की लिस्ट भेजी थी। 3 गांव में यहाँ पर देख सकते हैं कोंगथोंग, लधपुरा खास और पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली फाइनली सिलेक्ट हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बस इतना ध्यान रखना, निजामुद्दीन बस्ती परियोजना, इसे यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, बस इतनी से पॉइंट इसमें है और कुछ भी नहीं ध्यान रखना। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखिए एक तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है,
तो इसी के तर्ज पर भारत में भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जा रहा है, ताकि हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, सहकारी संघवाद है, उसको और बढ़ावा दिया जा सके। जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, राज्यों के बीच में भी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि 2030 तक जो एसडीजी के लक्ष्य हैं उनको भी हम हासिल कर सकें। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है कौन तैयार करता है, तो इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, नीति आयोग है। जो ग्लोबल एमपीआई है उसे कौन जारी करता है, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब ओपीएचआई और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के द्वारा मिल करके ग्लोबल एमपीआई जारी किया जाता है। अब हम अगर अपने जो हमारे देश में तैयार किया गया है राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक, इसके बारे में बात करें तो इसके लिए जो डेटा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से लिया गया है, 2015-16 का डेटा इसमें है। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोबल एमपीआई है उसमें 10 संकेतक का यूज़ किया जाता है। ठीक, 10 का अभी हम देखेंगे इमेज में। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक है उसमें 12 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। 10 तो वही हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से 2 एक्स्ट्रा हैं, एक है प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब जब बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है तो उससे पहले का देखभाल, और बैंक अकाउंट, 2 इसमें एक्स्ट्रा शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, हाँ एक डेटा पहले देख लीजिए। इस राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की 25.01% जो जनसंख्या है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, बहुआयामी रूप से गरीब है। देखिए बहुआयामी रूप से गरीब होने का मतलब क्या होता है, जनरली गरीबी का मतलब क्या होता है कि किसी के पास अगर न्यूनतम चीज़ों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है तो वो गरीब कहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो न्यूनतम चीज़ों को तो पूरा कर पाता है, फिर भी वो एक सम्मानित जीवन नहीं जी पाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर, बहुआयामी। यहाँ देखिए ये है जो ग्लोबल एमपीआई है, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड है। हेल्थ को कैसे हम माप सकते हैं, न्यूट्रिशन से और चाइल्ड मोर्टेलिटी से, मतलब जो बाल मृत्यु दर है। एजुकेशन को ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस से, और लिविंग स्टैंडर्ड में इसमें जैसे कुकिंग फ्यूल, खाना किस में बनाते हैं, गैस में बनाते हैं या फिर उपले गोबर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सैनिटेशन, स्वच्छता है कि नहीं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, मतलब कि उनके पास घर वगैरह है कि नहीं, एसेट्स। तो ये सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके ग्लोबल एमपीआई निकाला जाता है। ठीक है, आपसे 2019 वाले पेपर में शायद ये पूछा भी गया था कि एमपीआई जो है उसके इंडिकेटर्स डायमेंशंस बताइए। तो 3 डायमेंशंस हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर भी वही है, ये हमारे इंडिया का है, नेशनल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पर देखिए हेल्थ में एक और चीज़ जोड़ दिया गया, एंटीनेटल केयर, मतलब प्रसव पूर्व देखभाल। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक अलग से बैंक अकाउंट। ठीक है, ये बैंक अकाउंट वाला दिख रहे हैं ना, तो 2 तो हो ही गए, तो यहाँ पर 10 ये हैं, ये 10 तो सारे ही हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो मतलब टोटल 12 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और डायमेंशन वही है, डायमेंशन 3 ही हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो 3 डायमेंशन हो गए और इंडिकेटर्स जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अब अगर हम इसमें आंकड़ों की बात करें तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है, बिहार में है, 51.91%। देखिए ये सब डेटा जो है वो मेंस में भी काम आते हैं। ठीक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, फिर झारखंड में, और 3rd नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 37.79% जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। ठीक है, केरल में सबसे कम मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रहते हैं, मात्र 0.71% जो लोग हैं वो केरल में मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें दादर नगर जो हवेली है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या गरीब है, 27.36%, और जबकि पुदुचेरी में मात्र 1.72%, मतलब सबसे कम बहुआयामी रूप से गरीब लोग कहाँ रहते हैं, पुदुचेरी में। यूटीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसमें उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ताकि हम इसको समझ लेते हैं। जिलों की बात करें, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे। अगर हम जिलों की बात करेंगे तो सर्वाधिक गरीबी किस ज़िले में है, तो सर्वाधिक गरीबी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले में है, जहाँ पर 74.38% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली रूप से गरीब है। और सबसे कम कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, सबसे कम गरीबी कहाँ पर है, लखनऊ में। और यहाँ पर 2nd नंबर पे आता है बहराइच, 3rd नंबर पे आता है बलरामपुर। आप देखेंगे तो जो यूपी का मैप आप देखते हैं तो इसमें इधर वाले जो स्टेट्स हैं ये वाले, ये काफ़ी गरीब हैं। ठीक है, सीतापुर,
बहराइच, बलरामपुर, तो आप यहाँ भी देख रहे हैं श्रावस्ती हो गया, बहराइच, बलरामपुर, और सबसे कम में लखनऊ, कानपुर और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है वो एक थिंक टैंक के द्वारा जारी किया जाता है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। और इसमें किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, संकेतक क्या हैं, तो इसमें संकेतक ये है कि जो प्रशासन है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। इस इंडेक्स का पूरा मतलब ही यही है बताना कि हर स्टेट का प्रशासन की गुणवत्ता किस प्रकार की है। ठीक है, जैसे कि इसमें 3 पिलर्स कुछ दिया गया है। 3 पिलर्स संकेतक के रूप में है इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप तो 5 विषय हैं और इसके अलावा SDGs भी शामिल किया गया है पैरामीटर्स के रूप में। तो यहाँ पर 43 संकेतक का इस्तेमाल करते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बड़े राज्य की श्रेणी है उसमें केरल जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, वहाँ का गवर्नेंस काफ़ी अच्छा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो इसमें पुदुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 बड़े राज्यों में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो 18वां ही है, निम्नतम है। और ये सरकारी तंत्र के लिए एक चिंता का विषय है भी और होना भी चाहिए। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे आप। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल हो गया बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में सिक्किम, यूटीज़ में पुदुचेरी, और उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में आता है और वो भी लास्ट 18वें नंबर पर विद्यमान है। ठीक है, SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड, मतलब जो SDG के टारगेट हैं उनको अचीव करने में जो हमारे शहर हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसे भी नीति आयोग के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो शिमला जो है वो प्रथम नंबर पे आता है, शिमला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कोयम्बटूर सेकंड नंबर पे आता है और चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम ये दोनों ही शहर जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पर देखिए शिमला फर्स्ट नंबर पे, कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है, और चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम इन दोनों को ही थर्ड नंबर पे रखा गया है। और कोच्चि जो आता है वो केरल में है, वो 5वें नंबर पर। ठीक है, और अगर हम बात करें अंतिम 5 शहर की तो धनबाद ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया, झारखंड का सबसे लास्ट में है। फिर मेरठ है उत्तर प्रदेश का, फिर ईटानगर, गुवाहाटी, पटना 52वें नंबर पे आता है, और जो उत्तर प्रदेश का मेरठ है वो 55वें नंबर पे, और सबसे लास्ट कौन सा है, धनबाद है। ठीक है, और इसमें देखें उत्तर प्रदेश के शहरों की जो स्थिति है, अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन देखेंगे तो लखनऊ का रहा है 36, हालांकि 36 रैंक भी बहुत अच्छी तो नहीं है। लखनऊ, फिर कानपुर, फिर गाज़ियाबाद, फिर प्रयागराज भी रहा 42 नंबर पे, तो ये हो गया, और लास्ट में कौन सा है, मेरठ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसका PDF जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।